एक 25 मिनट के अप्रॉक्सीमेट टाइम का रजिस्ट्रेशन का रिवीजन। इस रिवीजन को हम लोग थोड़ा स्लो बोलेंगे तो ताकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक फैला हुआ है। ये मगध साम्राज्य की तरह है जो लेके कहां से कहां तक फैला हुआ था वैसे ही। सेक्शन 22 में बोला हुआ है कि थ्रेस होल्ड सेलिंग के बेसिस पे किनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सेक्शन 22 कहता है कि यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स हो और यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेट में ये लिमिट 40 लाख की जगह सिर्फ 10 लाख है। उन स्टेट का नाम है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इन 4 स्टेट में यदि आपकी टर्नओवर 10 लाख के ऊपर हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ स्टेट में इसकी लिमिट 20 लाख है। ये 20 लाख वाले स्टेट है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। इनमें यदि आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो जाए तो भले ही आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन सब के लिए 40 लाख की लिमिट है। यूनियन टेरिटरी में 40 लाख की लिमिट है। वो कुछ नहीं बोला तो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली में आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन सबसे अपने आगे हो गया। बात आ रही है कि ये 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, क्या हमने बोला ये सप्लायर ऑफ गुड्स हो। तो यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों हो या सप्लायर ऑफ सिर्फ सर्विस हो तो थ्रेश होल्ड सेलिंग 40 लाख तो है ही नहीं। फिर थ्रेश होल्ड सेलिंग है 20 लाख या 10 लाख। जनरली 20 लाख, लेकिन इन 4 स्टेट में 10 लाख। ये 4 स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब यदि आप एक स्टेट में गुड्स की डीलिंग करते हो एक्सक्लूसिवली और दूसरे स्टेट में डीलिंग करते हो सर्विस की एक्सक्लूसिवली, तब भी आपको बोला जाएगा यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस और आपका थ्रेशोल्ड सेलिंग दोनों स्टेट के लिए हो जाएगा 20 लाख या 10 लाख। ये सब बातें क्लियर। ये जो टर्नओवर की लिमिट की बात हो रही है, मतलब टर्नओवर क्या मतलब लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 26 में और 26 में 6 बातें हैं। 6 में से 2 नेगेटिव बातें हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में ये 2 काउंट में नहीं आते। कौन कौन सी 2 चीजें काउंट में नहीं आती? नंबर 1 जीएसटी काउंट में नहीं आता एंड नंबर 2 इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज पेबल। और ये 4 चीजें पॉजिटिव ये एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन इंडिया टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट करते हैं तब भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सप्लाई। तो इसमें जीरो रेटेड सप्लाई आएगा, इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगा, इसमें पैन इंडिया टर्नओवर आएगा और इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी ही ब्रांच में माल भेज रहे हो तब भी वो सप्लाई के काउंटिंग में आएगा। उसके बाद हम लोग आ गए कि सेक्शन 23 किनको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो 23 में 3 बातें हैं इनको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 3 में से नंबर 1 जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंगेज्ड है उसे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो सपोज आपकी 2 ब्रांचेज और दोनों ही एग्जेम्प्टेड सप्लाई करती है तो दोनों को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आपकी सपोज 2 ब्रांचेज, इस ब्रांच में टैक्सेबल सप्लाई, इस ब्रांच में एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो इस ब्रांच टैक्सेबल सप्लाई वाली ब्रांच को रजिस्ट्रेशन चाहिए और एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली ब्रांच को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बिकॉज एज पर सेक्शन 23 यदि कोई भी बंदा इंक्लूडिंग कोई भी ब्रांच एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अब हम लोग आ गए 23 के दूसरे नंबर पॉइंट में, एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। हुई एग्रीकल्चरिस्ट? तो भैया 27 में एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन है। एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए इंडिविजुअल और एचयूएफ। ही मस्ट बी इंडिविजुअल एचयूएफ इंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, थ्रू हिमसेल्फ, हिज लेबर और हिज फैमिली लेबर और हायर्ड लेबर और सर्वेंट
या तो खुद सुपरवाइज कर रहा है या फिर फैमिली के सुपरविजन में काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरिस्ट। बात क्लियर? इस एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, फिर हम लोग आ गए नोटिफाइड पर्संस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। कौन कौन से नोटिफाइड पर्संस? भैया नोटिफाइड पर्संस में कई सारे नोटिफिकेशन आए हैं, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। चलो 4 बताता हूं एटलीस्ट। पहला, यदि आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो एक ऐसी सप्लाई की जिसपे आरसीएम लगता है, तो लॉ बोलेगा भाई तुमको तो रजिस्ट्रेशन, तुमको तो जीएसटी देना नहीं है और न ही तुमको आईटीसी मिलेगा, तो फिर तुम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरा, यदि आप कैजुअल टैक्स पेयर बन के दूसरे स्टेट पे जाके अपना हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचना चाहते हो, लाइक हैंडमेड सॉल स्टॉल्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी आपकी थ्रेशोल्ड सीलिंग है उसके अंदर हो। या फिर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। वैसे तो देखो सेक्शन 24 में बोला हुआ है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाले को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन यदि आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, लाइक लेदर आइटम, वुड आइटम या टॉयज या सब हैंडीक्राफ्ट होने चाहिए, हैंडमेड सॉल्स स्टॉल्स एक्सेट्रा, तो भले ही आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर दो तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, प्रोवाइडेड। मैं तो रास्ते में सो रहा था, हाँ बोलो, प्रोवाइडेड आपकी थ्रेशोल्ड सीलिंग 40 लाख 20 लाख 10 लाख के अंदर हो, नहीं तो फिर इंटरस्टेट सप्लाई वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी बंदा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ये सब नोटिफाइड 23 में आ गए। अब हम लोग आ गए सेक्शन 24 में कि इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। किनको भैया? किनको? नंबर 1, जो एजेंसी का काम करते हैं, लाइक जो पक्का आड़तिया होते हैं उनको, कच्चा आड़तिया को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। दूसरा, जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स उसमें हैंडीक्राफ्ट वाला एक्सेप्शन है। तीसरा, जो कैजुअल टैक्स पेयर है, जो एनआर टैक्स पेयर है, जो टीडीएस काटने के लिए लायबल है, जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, जो 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 इको है, जो खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और सेक्शन 95 में टैक्स देने के लिए लायबल है, जो 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 पहले से ही किसी लॉ में रजिस्टर्ड थे, है ना, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो OIDRS है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो इन सब से अपने आगे बढ़े। फिर हम लोग आ जाए सेक्शन 25 बड़े वाले सेक्शंस में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब सेक्शन है 1 से लेकर 10 तक, उसमें इन करते हैं। 25(1) में बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कराने की टाइम लिमिट है 30 डेज, यानी एज सून एज यू बिकम लायबल टू पे GST, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपके साथ ये होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जब भी होगा रिट्रोस्पेक्टिवली होगा। You will be treated as registered from the date when you become liable to pay tax. लेकिन यदि आप 30 डेज के बाद अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब योर रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन यू एक्चुअली रिसीव्ड RC। तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान मैंने आपको समझाया था। अभी फिर हम लोग आ जाए कि यदि आप अलग अलग ब्रांचेज में है, अलग अलग स्टेट में आपकी ब्रांचेज है, तो 25(1) वो खास सेक्शन है जो बताता है कि हर ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, हर ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन किस में बोला हुआ? 25(1) में। 25(1) ही ये बात बोल रहा है कि यदि आपकी किसी कोस्टल एरिया, आपका किसी इंडियन टेरिटोरियल वाटर में जाके धंधा पानी है, तो आपके जो नियरेस्ट कोस्ट जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फॉल करता है, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 25(1) ही वो खास है जो ये बात बोलता है कि यदि आप सेज में धंधा करते हो, सेज बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में धंधा करते हो, तो भले ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आपका दूसरा ब्रांच भी है, लेकिन DTA वाली यूनिट और SEZ वाली यूनिट का, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाली यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली यूनिट का हमेशा सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। बात क्लियर?
फिर हम लोग आगे 25(2) में, उसमें बोला हुआ है कि यदि आपकी एक ही स्टेट में कई सारी यूनिट्स है तो भैया आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओ, आप चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन कराओ, तुम्हारी मर्जी। 25(3) में बोला हुआ है वॉलंटरी कराना चाहे जैसी जिसकी मर्जी हो, यानी कोई भी बंदा चाहे तो वो वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, परंतु यदि उसने वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो भैया सुनो, वॉलंटरी हो या कंपल्सरी हो, एज सुन एज यू बिकम रजिस्टर्ड यू बिकम लायबल टू पे टैक्स एंड यू आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। तो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराने से पहली बात, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आया उस दिन से वो आरसी इफेक्टिव होगा और उसी दिन से आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसी दिन से आप आईटीसी लेना शुरू करेंगे। खत्म, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। फिर हम लोग आ जाए 25(4) एंड 5 एक साथ। 25(4) एंड 5 में बोला हुआ है, देखो मत किताब सुनो सुनो, 25(4) एंड 5 में क्या बोला हुआ है, खुद ही सोचो ना, ऐसे थोड़ा दिमाग में जोर डालो। लिफ्ट लिफ्ट, हाँ 25(4) एंड 5 में थोड़ा दिमाग में जोर डालो। क्या था डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या बोला हुआ है कि यदि एक ही पैन नंबर में अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुए हुए जीएसटी के, तो ये सारे सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन्स होंगे। या फिर एक पैन का एक ब्रांच एक स्टेट में है, दूसरा ब्रांच दूसरे स्टेट में है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो तो भला, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ना हो उसका भी भला, परंतु सिंस सेपरेट स्टेट में है इसलिए इनको बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, 25(6) में आ जाते हैं। 25(4) एंड 5 के बाद 25(6) में क्या था रे, क्या था, कोई मदद करो, कोई मदद करो। 25(6) एंड 7 में सबसे खास बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैन मैंडेटरी है, बिना पैन के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि जीएसटी का जो जीएसटीआईएन है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें 15 डिजिट में 10 डिजिट तो पैन ही होता है। लेकिन दो ऐसे यूनिक बंदे हैं जिनको बिना पैन के रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पहला बोले तो जिनको टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो पैन की जगह इनकम टैक्स का 10 भी दे देंगे, टीडीसीएन भी दे देंगे, तब भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और दूसरा, जो एनआर टैक्स पेयर है उनको इंडिया में पैन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कंट्री का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनकी कंट्री का जो आधार जैसा कोई नंबर होगा जो उस बंदे को आइडेंटिफाई कराता है, वो नंबर देने से भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये क्या था, 6, 7। 8वां में क्या है, 8वां नहीं, आधार तो 6A, 6B, 6C, 6D है, वो अभी मैंने नहीं किया। 25(8) में क्या है कि प्रॉपर ऑफिसर किसी को भी पकड़ के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एनी पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, परंतु उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पीओ बोलेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं, मतलब आपने अप्लाई नहीं किया फिर भी पीओ आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया। 25(9) में क्या है, 25(9) में क्या है, 25(9) में क्या है, हाँ नहीं, हाँ 25(9) में क्या है, 25(9) और 10 दोनों मिला के एक ही बात है, वो है UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसमें बोला हुआ है कि जो फॉरेन एम्बेसीज है, फॉरेन कॉन्सुलेट है, उनके ऊपर हम जीएसटी लगाना नहीं चाहते, इसलिए हम उनको एक टेम्परेरी नहीं, इसलिए हम उनको एक डिफरेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करेंगे। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा वो जितना भी इनपुट पे टैक्स दिए थे उन सब का उनको रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए हर क्वार्टरली वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वार्टर एंड से 18 महीने के अंदर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर स्टेट का अलग अलग नहीं होता। आप फॉरेन एम्बेसी है, आपकी कई सारी ब्रांचेज है अलग अलग स्टेट में, परंतु उन सब का एक यूआईएन नंबर होने से भी चलेगा। यदि आपके पास यूआईएन है, इसका मतलब ये तथ्य ही नहीं है कि आप रजिस्टर्ड बंदे हो गए, क्योंकि यूआईएन नंबर डज नॉट सिग्निफाई रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसका सिर्फ एक औचित्य है कि आपका जितना इनपुट पे टैक्स लगा उसको रिफंड दिलाने में आपकी मदद करता है, तो नथिंग एल्स। 25 सेक्शन से बाद हम लोग 26 में आते हैं, जिसमें ये बोला हुआ है कि एक स्टेट में रजिस्टर्ड मतलब सब में एक लॉ में रजिस्टर्ड मतलब सब लॉ में रजिस्टर्ड। यदि सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो एसजीएसटी में रजिस्टर्ड, यूटी में रजिस्टर्ड, आईजी में रजिस्टर्ड, सेस में रजिस्टर्ड। हटाओ। उसके बाद हम लोग आते हैं 25(7) में, जिसमें
कैजुअल टैक्स पेयर एंड एनआरटीपी की बातें हैं। कैजुअल टैक्स पेयर एनआर टैक्स पेयर के लिए थोड़े से नियम अलग है। एक नियम आपको पता है कि उन्हें 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना। उन्हें जिस दिन उनका बिजनेस शुरू होने वाला उससे 5 दिन पहले एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहली बात, उनको रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के पहले उनकी एस्टिमेटेड नेट जीएसटी लायबिलिटी जितनी होती है उतना उनको एडवांस में देना पड़ता है। एस्टिमेटेड नेट जीएसटी लायबिलिटी एडवांस में देना पड़ता है। उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 दिन के लिए वैलिड है। ये 90 दिन का रजिस्ट्रेशन बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है ऑन योर एप्लीकेशन फॉर फर्दर 90 डेज। वो चाहे तो 15 दिन का रजिस्ट्रेशन ले ले, वो चाहे तो 6 दिन का, वो चाहे तो 2 दिन का रजिस्ट्रेशन ले ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का रजिस्ट्रेशन ही होगा। फिर वो 90 + 90 180 के बाद और 90 नहीं मिलेंगे। 180 दिन से ज़्यादा बिजनेस चल रहा है तो भैया परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लो, फिर कैजुअल वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। कैजुअल टैक्स पेयर के तो बेचारे को आईटीसी मिल जाता है, परंतु एनआरटीपी वो बेचारा है जिसको आईटीसी भी नहीं मिलता, उसको सिर्फ अपने इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी मिलता और कुछ नहीं मिलता। कैजुअल टैक्स पेयर अपना मंथली रिटर्न भरेगा, एनआरटीपी है वो भी अपना रिटर्न भरेगा, और रिटर्न भरने के बाद उसका जो उसने एडवांस में टैक्स दिया था ना, वो तो उसने ई कैश लेजर में पड़ा है, तो उससे उसकी जीएसटी लायबिलिटी सेलेक्ट की जाएगी। यदि वो पैसा शॉर्ट पड़ जाए तो फिर पैसा दे देना, और जो पैसा एक्सेस पड़ जाए तो जब अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा तब उसका रिफंड क्लेम कर लेगा। ये था 27 कैजुअल टैक्स पेयर, एनआर टैक्स पेयर। अब हम लोग आ गए 28। क्या बातें हो रही है? इंटीमेशन ऑफ चेंज इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी थी, यदि उन इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज होता है तो बताओगे तो सही भाई। हाँ, बिना बताई। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी, यदि उस इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज होता है, लाइक आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, लाइक आपने पुराना मेल आईडी सरेंडर करके नया मेल आईडी ले लिया, लाइक आपके फर्म में एक नया पार्टनर आ गया, लाइक आपने एक कमेटी मेंबर आपके डेथ कर दिया, नया कमेटी मेंबर अपॉइंट हुआ है, लाइक आपके घर में भी एक नया कर्ता आ गया है, मेंबर नहीं करता आ गया है, तो ये रजिस्ट्रेशन, ये सब इंफॉर्मेशन चेंज माना जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आपने एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया है, ये सब की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपके बिजनेस का नाम आपने खुराना की जगह खुराना कर दिया है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। इसलिए क्या करना है, इसलिए जैसे ही आपका वो चेंज हो जिसको आपको इंटीमेट करना है, उसके 15 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर। इस इंफॉर्मेशन को लोग 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, कोर चेंज, हैविंग चेंज। कोर चेंज मतलब 3 नेम ऑफ द बिजनेस चेंज, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज, भले वो परमानेंट, भले वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, वो एड्रेस चेंज होते ही। और तीसरा, आपके प्रोप्राइटर का नाम चेंज हो गया, प्रोप्राइटर का नाम चेंज हो गया, या कर्ता चेंज हो गया, या एमडी चेंज हो गया, या डायरेक्टर चेंज हो गया, या कमेटी मेंबर चेंज हो गया, या सीईओ चेंज हो गया, या प्रिंसिपल ऑफिसर चेंज हो गया, कोई भी चेंज होते इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड ऑल दिस शैल बी ट्रीटेड एज कोर चेंज। बात ये मोबाइल नंबर चेंज हो गया, बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया, मेल आईडी चेंज हो गया, ये सब हो गया नॉन कोर चेंज। नॉन कोर चेंज में तो जैसे ही आपने इंटीमेशन भेजा, इम्प्लाइडली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज, मतलब इम्प्लाइडली आपके रजिस्ट्रेशन में वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। परंतु यदि कोर चेंज हुआ तो आपके बोलने से ही चेंज नहीं हो जाएगा, डिपार्टमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। तो जिस दिन चेंज हुआ वहां से 15 दिन के अंदर आप अप्लाई करेंगे, यहां से 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको कंफर्म करेगा कि आपका वो चेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जब भी हम लोग 15 दिन बोलते हैं तो 15 वर्किंग डेज आता है, लेकिन डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर चेंज को रिजेक्ट भी कर सकता है, परंतु रिजेक्शन के पहले ऑब्वियसली उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? चेहरे पे स्माइल रखने से दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है। झूठा ही सही, स्माइल डालो। हाँ, फिर हम लोग कहाँ डाले? वैसे झूठी स्माइल की बहुत वैल्यू होता है, टेल यू। हाँ, सच्ची स्माइल तो प्राइसलेस है और झूठी स्माइल की वैल्यू बहुत होती है। दोनों ही देश में स्माइल की बहुत वैल्यू है। कहाँ पहुँचे?
कहाँ पहुंचे 28 हो चुका है भाई साहब, कहाँ हो 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो भैया जी दो तरह के कैंसिलेशन होते हैं, एक जब आप खुद अप्लाई करते हो और एक जब डिपार्टमेंट पकड़ के कैंसिल करता है। तो जब आप खुद अप्लाई करते हो वो सीजन है, मतलब वो रीजन है, सीजन नहीं रीजन, वो रीजन है क्या क्या हम तो मर गए हैं। तो ठीक है, आपके लीगल एयर बोलेंगे भैया जी वो मर गए हैं तो अब छोड़ दीजिए, हम तो कैंसिल कर रहे हैं। वन, जब आपका बिजनेस बंद हो गया, जब आपका फर्म डिसॉल्व हो गया, आपकी कंपनी लिक्विडेट हो गई, आपका एचयूएफ पार्टीशन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, जब आपकी सप्लाई थ्रेशोल्ड सीलिंग के नीचे आ गई, जब आप सेक्शन 24 में फॉलो होना बंद हो गए, और जब 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 आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई भैया जी, और जब आपका स्टेट से स्टेट ही चेंज हो गया, पहले बिहार में काम करते थे आजकल यूपी में काम करते हैं, तो बिहार वाला रजिस्ट्रेशन हम लोग अपना सरेंडर करना चाहते हैं, तो इन सब केसेस में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे वो घटना घटी वहां से 30 दिन के अंदर, जैसे वो घटना घटी वहां से 30 दिन के अंदर आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए अप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड योर रजिस्ट्रेशन, जब तक प्रोसेस नहीं होता तब तक सस्पेंडेड, और उसके बाद एक कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा तब कैंसिल्ड। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है आपके कैंसिलेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, परंतु ऐसा करने के पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। हटाइए, अब हम लोग आ गए सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में, जहां पे पीओ आपको पकड़ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ये क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछता है, साइट फ्यू केसेस जिसमें आप पीओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो भैया चलो फ्यू केसेस बताते हैं। पहला केस, जब आप लॉ के किसी प्रोविजंस का वायोलेशन करते हैं, खास प्रोविजन था, स्पेसिफिक प्रोविजन था, जैसे सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटेरिंग करने के लिए मना किया था, तूने कर लिया, यू वायोलेटेड, तो आपका रजिस्ट्रेशन हम पकड़ के कैंसिल करेंगे। नंबर 2, आप सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल किए बिना आईटीसी ले रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे तुम्हारा। नंबर 3, आपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस बताया था वहां से तो काम करते नहीं हो और इधर उधर घूम घूम के काम करते हो, ये नहीं चलेगा, तो यह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। चौथा, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, हमने दिया, परंतु आप 6 महीने से कोई धंधा ही नहीं कर रहे हो, मजाक करते हो हमारे साथ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। नंबर नेक्स्ट, आप बिना इनवॉइस के आईटीसी ले लिए, या आपने फर्जी इनवॉइस पे आईटीसी ले लिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। या फिर नंबर नेक्स्ट, आपने सप्लाई नहीं किया और इनवॉइस इश्यू कर दिया, गंदे इंसान, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आपने जीएसटीआर 1 में कुछ और बताया, जीएसटीआर 3B में कुछ और बताया, एंड देयर इज मेजर डिस्क्रिपेंसी, रजिस्ट्रेशन में बी कैंसिल बाय पीओ ऑन दैट केस। आपका जीएसटीआर 2B में आईटीसी कुछ और है और आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी कुछ और क्लेम करते हो, मेजर डिस्क्रिपेंसी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपने जीएसटीआर 1 भर दिया और जीएसटीआर 3B भरने का नाम ही नहीं लेते, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब कैंसिल करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। इस कैंसिलेशन के दौरान में हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड भी कर सकते हैं और सस्पेंशन कभी भी विड्रॉ हो सकता है। सस्पेंशन का अर्थ ये है कि आप इस सस्पेंशन पीरियड के दौरान कोई भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आईटीसी अवेल कर लो, यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाए तो बात हो गई, बात खत्म। लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ना हो तो सस्पेंशन पीरियड के दौरान जितने भी आपके रिटर्न भरने हुए, जितने भी आपके रिटर्न नहीं भरे गए, उन सब का आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ये सब क्या था, सेक्शन 29। कुछ और भी छुट्टा और छोटी छोटी बातें हैं, देख लेना एक बार। सेक्शन 30 में हम लोग आ गए, क्या नाम है, रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके 30 दिन के अंदर आप डिपार्टमेंट के पास फिर से गुहार लगा सकते हो, दिल्ले इलाही नहीं, जिले इलाही, सर हमारा रजिस्ट्रेशन फिर से रिस्टोर कर दीजिए। और आपको रीजंस के साथ जब अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन को वो लोग सुनेंगे
और यदि उनके बाद उसको लगे कि फर्जी फैक्ट, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके रजिस्ट्रेशन रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कब तक करना है? जिस दिन आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया था वहां से 30 डेज के अंदर, वो कितने दिन के अंदर रिजेक्ट या रीस्टोर करेंगे? नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ठीक है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन भगवान की दया से रीस्टोर हो जाए तो भैया जी जितना भी इस पीरियड में, इस दौरान आपने रिटर्न नहीं भरे थे, सारे रिटर्न भरना। और एक खास बात ध्यान रखना, ये भारत है और यहाँ पे आधार के बिना रजिस्ट्रेशन रीस्टोर नहीं होता। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, सब मिला के एक बार दोबारा इस ऑडियो को सुन लेना। और यदि लगे कि ये बात सर ने नहीं बोला तो एक बात, अच्छा एक बात नहीं बताया कि बैंक अकाउंट की डिटेल 45 डेज के अंदर नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ये बात पढ़ लेना। कुछ बातें लगे कि मैंने नहीं बोला तो पंच मार लेना इसमें। पंच मतलब वापस अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके ऐड एंड मिट्स कर लेना।